हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। हमने कल देखा था साइंस क्लास 10th साइंस के फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसका सिलेबस आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अभी एक बार फिर देख लीजिए कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। नाम है चैप्टर का रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या क्या पढ़ना है हमको देख लेते हैं एक बार फिर से। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, आपका रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको संतुलित हम लोग क्यों करते हैं, कैसे इससे हमको अधिक सूचना मिल सकती है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो हमने कल देखा था इसके 5 प्रकार हमको यहाँ पढ़ना है। संयोजन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उपचयन ऑक्सीडेशन और अपचयन मतलब रिडक्शन। इसके साथ साथ हमारे पर डे लाइफ में तब क्या प्रभाव पड़ता है ऑक्सीडेशन का, उपचयन का। तो 2 प्रभाव पढ़ना है हमको। एक आपका है संक्षारण, जिसके बारे में डिटेल में लेसन 3 में दिया हुआ है, वहाँ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा आपका था विकृत कंधिता रेंसिडिटी, जो आपको यहाँ पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सिलेबस कि इसमें हमको क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखिए रासायनिक परिवर्तन जानने से पहले हमको जानना चाहिए कि इसका ठीक उल्टा, जिसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, वो क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। तो आप जानते हैं, तो आपने पहले पढ़ा होगा कि जब किसी प्रक्रिया में कोई नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, जैसे मान लीजिए बर्फ़ को पिघला के हमने पानी बना दिया, को ठंडा किया, बर्फ़ बन गया, मोमबत्ती पिघला फिर जम गया। तो जहाँ पर कोई नई वस्तु का फॉर्मेशन ना हो उसे भौतिक चेंज परिवर्तन कहते हैं। लेकिन इसका ठीक उल्टा, जहाँ पर कभी कोई नई वस्तु का निर्माण हो जाए, जैसे मान लीजिए आटा से रोटी बन गया, अब देखिए इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। दूध से दही जम गया, उल्टा पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पर कह लीजिए कोई नई वस्तु का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए, सब आटा से रोटी, दूध से दही, कच्चा आम से पक्का आम, ये सब को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। और कहा जाता है आपका कि कोई भी कह लीजिए रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसके पीछे जो लॉजिक आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया तभी होगा जब कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा, यानी कह सकते हैं आप केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब आपका केमिकल चेंज हो रहा होगा। तो ये आप लिखा हुआ है, 1 मिनट दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये चीज़ कि रासायनिक परिवर्तन ही मेन कॉज है रासायनिक अभिक्रिया का, मतलब है केमिकल चेंज ही मेन कारण है केमिकल रिएक्शन होने का। चलिए देखिए, उससे पहले आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ़ क्यों किया जाता है। देखिए, साफ़ करने के लिए हम एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रेगमाल, इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सैंड पेपर। देखिए, तो ऐसा क्यों होता है, मतलब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ़ क्यों करते हैं, ये पर क्वेश्चन लिखा हुआ ये। देखिए, कहा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन जो है, कह रहा है इसके चारों तरफ ऑक्साइड का एक परत जम जाता है। यानी कह लीजिए कि एक लेयर, कह लीजिए ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि हमको वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस भी मिलता है, उससे रिएक्शन करके ये जो मैग्नीशियम है, कह रहा है इसके चारों तरफ एक ऑक्साइड का लेयर जम जाता है। तो इससे क्या होता है, अब तो मैग्नीशियम अंदर रह गया, ऊपर से दूसरा लेयर चला आया, परत चला आया, उससे होता है क्या है कि अब ऑक्सीजन जो है मान लीजिए आपको जलाना होता है, तो वो अब वो समझे कह लीजिए अब जो ऑक्सीजन होगा, आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन मदद करता है जलने में, तो जो कि अब उसका संपर्क मैग्नीशियम से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो तो अंदर रह गया है, उसके ऊपर से एक परत आ गया है, इसीलिए जो कि वो अंदर ढक जाता है मैग्नीशियम। देखिए वो अंदर ढक जाता है, इस कारण वह जल नहीं पाता है। जैसे उसको हम साफ़ करते हैं, साफ़ करने से क्या होता है, वो परत जो है वो गायब हो जाती है और तब वो जलने लगता है।
एक इसका केमिकल रिएक्शन कैसा होगा, देखिए उसको क्या दिखाया गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए जब वो जलता है तो कह लीजिए मतलब वाइट रंग का तब फ्लेम मतलब लौ कह लीजिए, श्वेत फ्लेम लौ मिलता है, और जलने के बाद हमको जो लास्ट में पाउडर मिलता है उसका रंग कैसा होता है, वाइट श्वेत चूर्ण मिलता है हमको। इसके अलावा आप एक और देख लीजिए, आप देखिए यहाँ पे एक और रिएक्शन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लीड नाइट्रेट जो है, देखिए ये लीड नाइट्रेट है जब मिलता है पोटासियम आयोडाइड से, तो पोटासियम आयोडाइड और सॉरी लीड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट तैयार होते हैं, जिसमें देखिएगा जब लीड नाइट्रेट है, देखिए उसका जो रंग होता है वह पीला होता है। इस जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था इसका रंग वाइट होता है, उजला होता है। ये सब याद रखिएगा कि किसका रंग क्या होता है। वैसे आप ऐसे ही कह लीजिए जिंक है, वो उसका कैसा अब आपका रिएक्ट कर रहा है कि देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो बन गया जिंक क्लोराइड, और कौन सा गैस निकल गया, लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस। वैसे ही कह लीजिए जिंक है, वो कैसे रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बना जिंक सल्फेट, और कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन गैस। देखिए इसके अब ये सब जो भी है यहाँ आपको रिएक्शन लिखे गए हैं, ये बताने के पीछे का कारण क्या है। देखिए आपको मैंने बताया था कल ये फर्स्ट वीडियो में सिलेबस में हमको विशेषताएं पढ़ानी है रासायनिक अभिक्रियाएं की, मतलब केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हमको वो भी पढ़ना है। तो ये सारे जो भी आपको रिएक्शन लिखे गए हैं कल ये अलग अलग क्रियाकलाप जो बुक में दिया गया है, मेन बुक में दिया गया है, देखिए तो किस क्रियाकलाप का रिजल्ट क्या हुआ वो मैंने यहाँ पर मतलब एक देखिए सब मैंने आपको ठीक से अरेंज कर दिया है कि किस क्रियाकलाप का क्या रिजल्ट निकला। एक्चुअली में कह लीजिए क्रियाकलाप देने का कारण था कि विशेषताओं को हम जान जाए कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो आप पहला देखिए लिखा हुआ है अवस्था में परिवर्तन, मतलब चेंज ऑफ स्टेट। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन अब जानते हैं गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, पर जब दोनों मिलते हैं तो पानी बनता है, वो क्या होता है द्रव, लिक्विड। देखिए यानी कि दो गैस मिलकर द्रव बन गया, इसे हम क्या कहते हैं अवस्था में परिवर्तन। वैसे ही कह लीजिए रंग में परिवर्तन, ये वाला हमको आगे भी मिलेगा कि कैसे रंग बदलता है। देखा था हमने पीछे देखा था कि जो बनता है लीड नाइट्रेट और लीड आयोडाइड, उसका रंग पीला हो जाता है, तो एक नया रंग बन गया आपका। अपने यहाँ देखिए आप देख रहे हैं एक गैस निकाल रहा है हाइड्रोजन गैस, इसके साथ साथ देखिए लिखा हुआ है हीट, मतलब कि ये जहाँ पे रिएक्शन होता है तो मान लीजिए सपोज ये काम मान लीजिए हम करते हैं बीकर वगैरह में, देखिएगा बीकर गर्म हो जाएगा। अच्छा आपने देखा होगा कल ये गांव देहात में या आप शहर में देखा होगा आपने, देखिएगा जैसे हम डालते हैं चूना को पानी में, क्या लगता है पानी खोल लें, तो इससे वो हीट कहाँ से आके जा रहा है, तो चूँकि उस केमिकल से हीट निकल रहा है, तो जहाँ तो हम कह सकते हैं कि अगर ऊर्जा निकल रही है, हीट निकल रहा है, तो ये भी एक विशेषता है केमिकल चेंज का, केमिकल रिएक्शन का। और अपने लास्ट लिखा हुआ यहाँ कह लीजिए अवक्षेपण, प्रिसिपिटेट का बनना, ये क्या होता है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि हम अवक्षेपण कैसे बनते हैं या हम अवक्षेपण किसे कहते हैं। तो आप कह लीजिए कि जो लिखा यहाँ पर देखिए विशेषताएं जो लिखा गया है, ये सारी की सारी विशेषताएं हैं जो हमको पढ़ना है यहाँ पर कह लीजिए अपने बुक में। अब हम आते हैं दोस्तों सेकंड टॉपिक पे, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक समीकरण कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों एवं सूत्रों के माध्यम से दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। सिंपली कह लीजिए अब
केमिकल इक्वेशन क्या होगा, तो कह लीजिए किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स एंड फार्मूला के हेल्प से शो करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और कह लीजिए तो इसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है, मेथड होता है, उसे हम कहते हैं शब्द समीकरण यानी कि वर्ड इक्वेशन। जैसे मान लीजिए आपने ऊपर देखा था एक रिएक्शन लिखा हुआ था Mg+O2 = 2 MgO, वो मैंने लिखा था कह लीजिए सिंबल और फार्मूला के हेल्प से, चिन्हों और सूत्रों के माध्यम से। कह रहे हैं यहाँ मैंने सिर्फ उनका यहाँ उसी को मैंने लिखा हुआ है शब्दों के माध्यम से कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से मिला तो क्या फॉर्म हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सब जो चीज़ें हैं यानी कि कह रहा है कि तब शब्दों के माध्यम से किसी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाना, उसको हम कहते हैं शब्द समीकरण। देखिए यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। कहा जाता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो कह रहा है कि तब देख रहे हैं यहाँ पे सिंबल बनाया है तीर का, कह रहा है तो इस तीर के बाएं साइड में जो भी लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में उसे कहते हैं अभिकारक रिएक्टेंट, और जो हम लिखते हैं दाएं साइड में उसे कहते हैं उत्पाद। अब देखिए कि जो हमको पढ़ना है कह लीजिए समीकरण के बारे में, तो वह दो तरह के, एक का आपका नाम है जिसे आप कह सकते हैं देखिए संतुलित, दूसरे का आपका नाम है असंतुलित। इसी केमिकल नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं कंकाली यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा आपका हो गया अनबैलेंस्ड, तीसरा आपका हो गया स्केलेटल कंकाली इक्वेशन। फिर देखिए अब क्वेश्चन ये है कि समीकरण को संतुलित करने की क्यों आवश्यकता क्यों होती है, उसे हम बैलेंस क्यों करते हैं। याद कीजिएगा क्लास 9 में आपने पढ़ा था द्रव्यमान के संरक्षण का नियम सिद्धांत, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्लास 9 में पढ़ना था हमको। करा है इस नियम को संतुष्ट करने के लिए हम समीकरण को हम बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। और देखिए ये आपका सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिकरण में जो उसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। मतलब ये हुआ कि उत्पाद साइड में, प्रोडक्ट साइड में जितना भी द्रव्यमान होगा, मास होगा, और जो भी कह लीजिए द्रव्यमान या कह लीजिए मास अभिकारक साइड में होगा, दोनों का मास द्रव्यमान हमेशा बराबर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब उत्पाद या रिएक्टेंट जो भी आपका दो साइड होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट, उसमें मास अलग अलग हो जाए। अलग अलग होता है उसी को हम बैलेंस करते हैं, वरना समस्या हो जाएगी कि सपोज मान लीजिए कभी क्या होगा कि उत्पाद साइड में मान लीजिए कि मास बढ़ जाए, तब कह लीजिए अभिकारक साइड के मुकाबले या कभी मास कम हो जाए, तो ये कभी घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। इसको हम कैसे सब जस्टिफाई करेंगे, तो इससे बचने का एक ही उपाय है, भाई उनको बैलेंस कर दो, दोनों तरफ मास द्रव्यमान सेम हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है असंतुलित का, अनबैलेंस का, स्केलेटल का, उसी का मैंने देखिए यहाँ पर बैलेंस का लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर mg है, 1 mg है, देखिए यहाँ भी 1 mg है, यहाँ 2 O है, अभी यहाँ 1 O है, भाई 1 O कहाँ गायब हो गया। वैसे देखिए यहाँ H2 है, यहाँ भी H2 है, यहाँ O2 है, यहाँ 1 O है, भाई ये कहाँ गायब, 1 O कहाँ गायब हो गया। इसका हम क्या जवाब देंगे, इसका एक ही उपाय है, और इसको हम बैलेंस कर दें। जैसे यहाँ देखिए 2 mg है, यहाँ 2 mg है, यहाँ O2 है, देखिए ये 2 सबके लिए है, यानी कि यहाँ जो 2 लिखा हुआ है वह सबके लिए है, mg के लिए भी है, O के लिए भी है। तो यहाँ 2 mg, यहाँ 2 mg, यहाँ 2 O, यहाँ भी 2 O, बैलेंस हो गया। यहाँ देखिए यहाँ हो रहा है 4, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ है 2 ऑक्सीजन, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, यहाँ भी H4 हो गया आपका, और ये 2 इसके लिए भी है, तो वो 2 हो गया।
यानी कि कर रहा है। तो इस तरीके से हम समीकरण को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। बैलेंसिंग के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस कॉलेज वीडियो में सिर्फ हमको जो पढ़ाना है एक ही सब मतलब एक ही वीडियो में मतलब बैलेंसिंग सिखा देना या रिएक्शन कैसे होता है या लिखना सिखा देना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रिएक्शन कैसे होते हैं, कैसे लिखते हैं, उनको कैसे बैलेंस करते हैं, वो सब दिखाया जाएगा। अच्छा, और अब करंट टॉपिक हमारा ये है कि हम समीकरण को हम कैसे बनाएं और अधिक सूचनापूर्ण मतलब मोर इन्फॉर्मेटिव। तो क्या लिखा हुआ है कि अभिकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था, जैसे मान लीजिए वो ठोस है, द्रव्य है, गैस है, क्या है, उन सब को लिख के हम उसको दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक मिनट, जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा है आपको Fe मतलब लोहा, लिखा है बगल में S तो सॉलिड, देखा सब लिखा है यहाँ पर कि ठोस को हम S से दिखाते हैं, जलीय सॉल्यूशन को, जैसे मान लीजिए देखिए हम माने घोल हम तैयार करते हैं पानी में, और ये बहुत से जैसे मानिए बेंजीन है, अल्कोहल है, लेकिन कह रहा है जहाँ पानी में घोल तैयार करते हैं सिर्फ पानी में, उसे हम कहते हैं एक्वस। और देखिए इसको लिखते हैं हम लोग, उसको लिखते हैं शॉर्ट में AQ से, यानी कि जल में हम जो घोल तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, जलीय घोल कह लीजिए। तो एक्वस वर्ड जहाँ भी आएगा समझिएगा कि वो घोल पानी में तैयार किया गया है और किसी केमिकल में नहीं। द्रव के लिए L यूज करते हैं, गैस के लिए G यूज करते हैं। तो देख लीजिए लोहा के बगल में S ठोस सॉलिड लिखा हुआ है। अब जानते हो H2O, देखिए यहाँ लिखा हुआ है भाप, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है गैस। गैस मतलब तो लिखा जाता है कि अब जानते हो बर्फ़ हो या गैस हो या पानी हो, केमिकली हम उसको लिखते हैं H2O ही लिखा जाता है सब दोनों को, तीनों को मतलब। तो इसीलिए लिखा हुआ है स्टेप, मतलब हम भाप का इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि गैस लिखा हुआ है तो मिलकर बन गया फेरस ऑक्साइड, ये भी क्या बन गया सॉलिड यानी ठोस, लास्ट में क्या निकल गया गैस, हाइड्रोजन गैस। वैसे देख लीजिए यहाँ पर H2 गैस है, O2 गैस है, H2 बन के क्या बन के पानी मतलब लिक्विड बन गया आपका। यानी कह रहा यानी कि हम कह सकते हैं कि हम जो भी आपका हम यूज़ करेंगे रिएक्शन कराने के लिए, तो उनकी भौतिक अवस्था को लिख के भी हम इसको रिएक्शन को वी कैन मेक मोर इन्फॉर्मेटिव। दूसरा कह लीजिए अभिक्रिया की परिस्थितियों को अभिक्रिया की परिस्थितियाँ, जैसे कि मान लीजिए कितना वहाँ का तापमान कितना है, कितना दाब प्रेशर लगा, कैटलिस्ट का उपयोग करके मतलब कि इसे भी लिख के भी हम रिएक्शन को और अधिक हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक वर्ड लिखा गया है, कह लीजिए ये देखिए उत्प्रेरक कैटालिस्ट। देखिए ये क्या होता है, कहना चाह रहे देखिए ये वैसे सब्सटेंसेस वस्तुएं होती हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग तो लेती हैं, किसी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को या तो बढ़ा देंगी या घटा देंगी बिना रिएक्शन में शामिल हुए। जैसे कि मान लीजिए सपोज कोई वैसा सब्सटेंस है, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, आपने उसमें किसी वस्तु को लाकर डाल दिया, और डालने से क्या हुआ रिएक्शन का स्पीड तो बढ़ गया या घट गया, लेकिन वो जो अपना वस्तु एक्स्ट्रा डाला था उसके कल स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ा, वो जैसा था जितना था उतना ही रहा। वो कहता है यानी बिना रिएक्शन में भाग लिए हुए जो सब वस्तु की रिएक्शन के स्पीड को घटा दे बढ़ा दे, उससे हम कहते हैं उत्प्रेरक या कह लीजिए कैटालिस्ट। चलिए अब हम लोग को शुरू करना है यहाँ पर रासायनिक अभिकरण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो पहला पढ़ना है, कौन सा नाम लिखा है देख लीजिए, संयोजन अभिक्रिया मतलब कह लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए नाम में लिखा हुआ है कंबाइन होना मतलब मिल जाना। मतलब ये देखिए कहा जाता है कि जब दो या दो से ज़्यादा वस्तुएं मिलके एक वस्तु का मतलब निर्माण करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देख लीजिए H2 है, O2 है, मिलकर H2O बन गया, कार्बन है, ऑक्सीजन है, CO2 बन गया। आप देख रहे हैं साथ में क्या निकल रहा है
ऊष्मा, कह लीजिए एनर्जी, देखिए साथ में हीट निकल रहा है यहाँ पर। वैसे आप एक और चीज़ देख लीजिए, देखिए यहाँ पर एक कैल्शियम ऑक्साइड से कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसका एक और नाम है कल क्विक लाइम, पानी से मिला क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, इसका एक और नाम है सेलेक्ट लाइम, और साथ में क्या निकला, ऊष्मा, हीट। देखिए, और देखिए यहाँ आपका, यहाँ एक मिनट, यहाँ देखिए आपका जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया गया था, देखिए इसी का हम इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए जैसे ही यह मिलता है गैस से, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और देखिए यह वही कंपाउंड है, कह लीजिए इसके चलते कह लीजिए दीवारों पे सफ़ेदी आती है। देखिए हम चूना देखिएगा लगाते हैं दीवार वगैरह पे वाइट वॉशिंग के लिए, और कहा था देखिए कि देखिएगा तत्काल आपको वाइट रंग नहीं मिलता है, एक आध दिन के बाद मिलता है। यानी कि ये वो है जो आप देखिए, ये जो लिखा गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हम इसको लगाते हैं दीवार पे। आप जानते हैं हमारे एयर में बहुत से गैस हैं, एक गैस का नाम क्या है, CO2। तो ये जो आपका है, ये जो कंपाउंड जब मिलता है इस गैस से, तब जाके वो फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके चलते कह रहा है हमको सफ़ेदी दिखाई पड़ती है दीवारों पे। अपना नाम सुना होगा, कह लीजिए संगमरमर का, मार्बल का, देखिए कहता है उससे भी देखिए फॉर्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और देखिए देख रहे हैं हमने लिखा था, देखिए यहाँ साथ में क्या निकलता है, ऊष्मा। देखिए तो हम कह कि कुछ ऐसे अभिक्रियाएं हैं जहाँ से ऊष्मा, हीट निकलते रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, इसमें कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखिए ये बना है दो वर्ड से, एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, बाहर, ये लिखा हुआ है, तब थर्मल मतलब होता है हीट, ऊर्जा, यानी कि जब ऊर्जा बाहर निकल जाए उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी, या कह लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आप और कह लीजिए कोयला का दहन, गैस का, देखिए जो मतलब कि नेचुरल गैस का दहन, रेस्पिरेशन, श्वसन, देख रहे हैं हर जगह आपको ऊर्जा दिखाई पड़ेगा, हर जगह आपको, देखिए ऊर्जा दिखाई पड़ेगा आपको। देखिए क्या होता है, कल श्वसन में, रेस्पिरेशन में देखिए क्या होता है, कह रहा है आता है हम जो खाना खाते हैं बेसिकली उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर टूटता है, जिसको हम लोग मतलब इसको हम लोग कहते हैं पाचन, डाइजेशन कहते हैं, टूटता है, वो टूट के ग्लूकोज में बनता है। और देखिए ये ग्लूकोज जब मिलता है ऑक्सीजन से, तो हमको हमारे बॉडी को ऊर्जा मिलती है। तब कह सकते हैं, देखिए यहाँ भी ऊर्जा निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, ये एक एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का। वैसा ही कह लीजिए कि लिखा गया कि ग्लूकोज ऑक्सीजन टूट के बनता है CO2 H2O और ऊर्जा निकलती है। इसके अलावा कह लीजिए आप, देखिए आपका साग सब्जी देखिएगा, जब वेजिटेबल मैटर है, जब वो सड़ते हैं तो उनका विघटन होता है, तो वहाँ भी कह लीजिए हमको ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा दिखाई। दूसरा कह लीजिए वियोजन, अपघटन या डिकम्पोजिशन। देखिए यह ठीक जब हमारा पहला टाइप था संयोजन, ठीक उल्टा होता है। हमने वहाँ क्या देखा था कि दो या दो से मिलकर एक बनते हैं, यहाँ देखिए एक टूट के दो या दो से ज़्यादा पार्ट में टूट जाता है। ऐसे देखिए पानी है, H2 है, तोड़ दिया गया, देखिए दो गैस बन गए हमारे। सही कह लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमने देखा था कि पीछे कैसे फॉर्म कैसे बनता है, वो टूट के क्या बन गया, CO2। ये सबका नाम लिखा हुआ है, नाम पढ़ लीजिएगा तब सबका से कि किसको क्या कहते हैं। एक और देखिए फेरस सल्फेट टूट के क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड, एक गैस SO2, एक गैस हमारा SO3। बस एक और देख लीजिए लीड नाइट्रेट टूट के बन गया लीड ऑक्साइड, एक गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक गैस ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ केमिकल्स को बैलेंस नहीं किया है, मैं फिर से बोलूँगा, मैंने कुछ रिएक्शंस को बैलेंस नहीं किया है। ये आपके लिए है कि आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करें, वरना अगली वीडियो में जब हम पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है, उसके बाद तब अटेम्प्ट कीजिएगा, लेकिन इसको आप लोग बनाइएगा ज़रूर। देखिए
ये सब जो टूट रहे हैं ये सब लिखा हुआ है ऊष्मा से, यानी कि कह लीजिए कि ऊष्मा के चलते, हीट के चलते ये सारे वस्तुएं टूट के नई नई वस्तुओं का मतलब फॉर्मेशन हो रहा है। यही काम होता है कह लीजिए विद्युत से भी, इलेक्ट्रिसिटी से भी। जैसे देखिए H2O है, पानी है, जैसे करंट पास करते हैं तो टूट जाता है दो पार्ट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक चीज़ यहाँ गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2H2O, यहाँ खाली O2 है, यानी खाली देखिए यहाँ पर 2 छिपा है, 2 लगा हुआ है और यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। मतलब देखिए इसका मतलब ये हुआ, देखिए जब भी पानी टूट के जब दो गैस में टूटेगा, देखिए तो हाइड्रोजन गैस की मात्रा ज़्यादा निकलेगी। तो निकाल लीजिए, देखिए मान लीजिए H2 निकल रहा है 2 kg, तो वो निकल रहा है 1 kg, यानी कि जितना भी फॉर्मेशन ऑक्सीजन का होगा उससे 2 गुना ज़्यादा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि आपको देख रहे हैं यहाँ पर हिसाब से लिख दिया गया है कि 2 मान लीजिए पार्ट बन रहा है हाइड्रोजन का, तो 1 पार्ट बन रहा है आपके ऑक्सीजन का। और देखिए इसका डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक के फिगर 1.6 में। वैसे ही कह लीजिए कि ये आपका प्रकाश से भी टूट जाता है। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपका AgCl नाम पढ़ते चलिएगा। अब AgBr टूट के सनलाइट से टूट के क्या बन गया, Ag, और Ag को कहते हैं चांदी, सिल्वर कह लीजिए, और क्लोरीन यहाँ सिल्वर और ब्रोमीन। तो मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब कह लीजिए कि ऊर्जा से, विद्युत से, प्रकाश से भी हम रिएक्शंस को तोड़ सकते हैं, कुछ नया वस्तु हम बना सकते हैं। और देखिए हमने वहाँ देखा था ऊष्माक्षेपी, जिसमें हीट निकलता है, उसका उल्टा कर दीजिए ऊष्माशोषी, जो हीट को सोखता है। यहाँ भी देखा आपने, हम हीट दे रहे थे, कभी सनलाइट का, कभी तब घर जब गर्म करके हीट ऊष्मा देके, कभी करंट देके, तो जो हीट सोख रहा है नाम है ऊष्माशोषी। देखिए इंडोथर्मिक, मतलब होता है अंदर, थर्मल मतलब होता है हीट। हमने देखा अभी इंडो मतलब अंदर, थर्मल मतलब हीट। जो हीट अंदर की ओर जाए उसे हम कहते हैं इंडोथर्मिक, या कह लीजिए ऊष्माशोषी केमिकल रिएक्शन। तो आप कह सकते हैं कि अभिकरण दो तरह के, एक एक्सोथर्मिक, एक इंडोथर्मिक, नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो एक्सोथर्मिक है वो आमतौर पे कहाँ होता है, संयोजन में। जो इंडोथर्मिक है वो कहाँ होता है, वियोजन में। चलिए हमारा थर्ड टाइप है विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। देखिए नाम में रखा हुआ है जो डिस्प्लेस कर दे, हटा दे। ऐसे मान लीजिए, देखिए ए अकेला है, यहाँ दो एक साथ हैं। देखिए ए चूँकि कह लीजिए ज़्यादा पावरफुल है बी के मुकाबले, देख रहे हैं, ए ने बी को हटा दिया, अब क्या बन गया, ए सी, और बी बाहर निकल गया। हाँ समझिए, देखिए आयरन है, यह है कॉपर सल्फेट। देखिए आयरन जो है वह मोर पावरफुल स्ट्रॉन्गर है कॉपर से, कॉपर को हटा दिया, तब क्या बन गया, फेरस सल्फेट, और बाहर का निकल गया कॉपर। देखिए जब कॉपर सल्फेट था उसका रंग हमारा क्या होता है, नीला। अब जो बना आपका फेरस सल्फेट, उसका रंग क्या हो गया, हरा। आप देख रहे हैं रंग चेंज हो गया। हमने पहले पढ़ के आया था कि विशेषता होती है केमिकल रिएक्शन का। वैसे देख लीजिए जिंक है, यहाँ भी हटा दिया कॉपर को, क्या बन गया, जिंक सल्फेट। लीड है, देख रहे हैं, हटा दिया कॉपर को, क्या बन गया, लीड क्लोराइड। यानी कि ये भी जो आपका नाम खा गया, देख रहे हैं, ये जैसे कि मतलब तीनों चीज़, ऐसे कि कह लीजिए अपना लोहा, आयरन, जिंक, लीड, ये सब के सब पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्गर हैं कॉपर से। तो इन्होंने उसको कॉपर को जहाँ वो पहले था वहाँ से लोगों ने हटा दिया। तो लिखा हुआ है कि अधिक क्रियाशील है, जो मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वह कम क्रियाशील को, लेस रिएक्टिव को हटा देगा, वही यहाँ काम हो रहा है। और ऐसा कि मतलब मान लीजिए कौन एलिमेंट किससे पावरफुल है, कौन किससे वीक है, कमज़ोर है, यह भी फिर से देखिए। ये आप तो क्लास 8 में पहले का पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े हैं तो क्लास 10 में लेसन 3 में वहाँ फिर से पढ़ा जाएगा। वहाँ पर आपका देखिए वहाँ पर दिया हुआ चार्ट बना के कि कौन स्ट्रॉन्गर, कौन कमज़ोर, कौन पावरफुल, तो उसको हम लोग वहाँ देख लिया जाएगा। हमारा चौथा है कह लीजिए
द्विविस्थापन देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए वहाँ पर आपने देखा था इसके ऊपर कि यहाँ पर एक ही था अकेले और यहाँ दो थे, बट यहाँ देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है, यहाँ भी दो हैं, यहाँ भी दो है। और देखिएगा जो कि कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसमें दो साइन होते हैं, प्लस और माइनस। तो यहाँ भी प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है। देखिए होगा क्या कि इसका प्लस आके मिलेगा इसके माइनस से। अब देख लीजिए यहाँ पे देखिए कि देखिए यहाँ का प्लस ए है, इसका माइनस डी है। देखिए मिलके ए डी बन गया। यहाँ का प्लस सी था, यहाँ का माइनस बी था, सी बी बन गया। देखिए एक नियम कहता है केमिस्ट्री का कि आम तौर पे हम आगे लिखते हैं प्लस वाले को, पीछे लिखते हैं माइनस वाले को। कहीं कहीं उल्टा भी हो जाता है, बट कल ऐसा हमेशा वैसा होता है आम तौर पे आगे प्लस पीछे माइनस। यहाँ देख लीजिए सोडियम सल्फेट प्लस माइनस, बेरियम क्लोराइड ठीक है प्लस माइनस, इसका प्लस बेरियम आके मिला सोडियम आके मिला माइनस क्लोरीन से NaCl बन गया। इसका प्लस बेरियम आके मिला SO4 माइनस से ये बन गया। नीचे देख लीजिए आप पोटासियम सल्फेट K2SO4 प्लस अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। देखिए यहाँ का K प्लस वाला आके मिल गया यहाँ पर Cl माइनस वाले से, और इसका प्लस Al मिल गया यहाँ माइनस SO4 वाले से। लास्ट हमारा कह लीजिए उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, अपचयन मतलब रिडक्शन। देखिए उपचयन यानी होने का दो तरीका कहना चाह रहा है, या तो किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन आए उसका एंट्री हो, या वहाँ से हाइड्रोजन निकल के भाग जाए। और दोनों में कोई घटना हो रहा होगा, कोई एक हो रहा होगा, तो बोलेंगे कि उसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन। इसका ठीक उल्टा कर दीजिए। देखिए यहाँ क्या था, ऑक्सीजन का आना, यहाँ किया ऑक्सीजन का जाना, यहाँ था हाइड्रोजन का जाना, यहाँ हाइड्रोजन का आना, यानी कि क्या रहा है दोनों ठीक उल्टा चलती है। तो आप कह सकते हैं अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जा रहा हो या हाइड्रोजन आ रहा हो तो क्या बोलेंगे उसे, रिडक्शन या अपचयन। रिएक्शन देख लीजिए। देखिए सी के पास आगे क्या मिल गया, O2 CO2। देखिए ऑक्सीडेशन, CO में आगे क्या मिल गया, ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड हो गया। यहाँ देखिए Cl2 में आके H2 मिल गया। देखा था आपने, क्या पढ़ा था, H2 का आना क्या होता है, रिडक्शन। क्योंकि यहाँ H2 आके मिल रहा है तो क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ देखिए CO पे हम कौन सा गैस पास करा दिए हैं, हाइड्रोजन। देखिए देखो यहाँ देखिए यहाँ H2 अकेले है, यहाँ H2O हो गया है। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो H2 है वो यहाँ से O को हटा दे रहा है। देखा था अभी आपने, O का हटना क्या कहलाता है, तब अपचयन। क्योंकि यहाँ से O हट रहा है किससे बदौलत, टू हाइड्रोजन, तो क्या बोलेंगे इसको, तब उपचयन रिएक्शन। देखिए यहाँ लीजिएगा, देखिए यहाँ पर कॉपर का उपचयन हुआ है, और देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ से O हटा तो कॉपर बना, यानी कि अपचयन कॉपर ऑक्साइड का हुआ है और हो के कॉपर बना है। ये कहिएगा कि अपचयन कॉपर का नहीं हुआ है, अपचयन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, तब जाकर कॉपर बना है हमारा। ये देख लीजिए रेडॉक्स मतलब रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब जहाँ पे ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हो। ऐसे इसी को देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बना, कॉपर प्लस वाटर। यहाँ देखिए CuO से ऑक्सीजन हट के Cu बन गया। आप देख रहे हैं यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, पहले ही पढ़ा है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। एक मिनट रुक जाइए, ये देखिए लिखा हुआ है ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। यहाँ देख रहे हैं CuO से O हट के Cu बन गया, तो Cu का क्या हो गया, अपचयन। यहाँ क्या था, ऑक्सीजन का आना, उपचयन। देखिए H2, एक मिनट देखिए, तो यहाँ पर H2 अकेले था। देखिए जो O यहाँ से हटा है वो आके H2 से मिलके क्या फॉर्म हो गया है, H2O। देख रहे हैं जो O यहाँ से हटा है वो आके
H2 से मिलकर बन गया है H2। तो आप देख रहे हैं यहाँ से O हट रहा है और इस पर आके O मिल के H2O बन जा रहा था। हम कह सकते हैं CuO से O हटा तो इसका अपचयन हुआ, H2 को आके O मिला तो इसका क्या हुआ, उपचयन। यानी कि एक से O हट रहा है तो इसका कह सकते हैं अपचयन, और जहाँ जाके O मिल ऑक्सीजन जमा हो रहा है उसे बोलेंगे हम उपचयन। वैसे ही आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, कार्बन है, मिल के क्या बन गया, जिंक बन गया और CO बन गए। तो देख लीजिए यहाँ से देख रहे हैं O हट रहा है तो खाली जिंक बन गया, और चूँकि यहाँ C अकेले था आके O मिला तो CO बन गया। सेम चीज़ हो रहा है, यहाँ से O हट रहा है और यहाँ आके O आपका जमा हो जा रहा है। वैसे यहाँ देखिए MnO2HCl, ये बन गया MnCl2 H2O Cl2। देखिए यहाँ से आपका O हट रहा है और बन गया MnCl, मतलब Mn का साथ पहले O था, अब तो यहाँ O नहीं है, तो चूँकि यहाँ से O हट गया तो इसका आपका क्या हो गया, अपचयन। और यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं यहाँ HCl था, पहले H साथ में था, अब तो यहाँ पर खाली Cl है, H हट गया है, यहाँ से O हटा तो अपचयन, यहाँ से H हटा तो उपचयन, जो हमने ऊपर को देखा था। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के आधार पे कौन आया कौन गया, हम डिवाइड करते हैं रिएक्शन को उपचयन और अपचयन के रूप में। चलिए आते हैं हम लास्ट टॉपिक पे कि हमारे पर डे लाइफ में क्या यूज है कॉलेज उपचयन का, वो देखा जाए। पहला देखिए संक्षारण, मतलब कोरोजन, रस्टिंग। आप जानते हैं ये होने के लिए हमको मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए, साथ में एक गैस चाहिए ऑक्सीजन। लोहा है, पानी मिल गया, अब जो हवा से ऑक्सीजन मिल गया, मिल के बनता है Fe2O3.X H2O। देखिए मैंने X लिखा है, देखिए X का मतलब क्या है, आप जानते हो। ऐसे मान लीजिए मॉइस्चर कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो जबकि पानी की मात्रा फिक्स नहीं है वातावरण में, कल वायुमंडल में घटते बढ़ते रहता है, इसीलिए कहीं पर कम पानी होगा तो यहाँ पर मन संख्या में कम लिखाएगा, तो यहाँ भी कम हो जाएगा। कहीं पानी ज़्यादा है तो यहाँ पर संख्या बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। तो चूँकि वाटर की मात्रा फिक्स नहीं होती है इसलिए इसको हम एक्स मान के कम चला लेते हैं। तो ये जो लिखा गया देखिए फार्मूला है जंग का, रस्टिंग का। और ना तो पहले भी कहा था कि इसके बारे में लेसन 3 में हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहाँ पढ़ लिया जाएगा। तो देख लीजिए आखिर होता क्या संक्षारण, तो कह लीजिए किसी भी कह लीजिए मेटल का, धातु का लेयर बाय लेयर कह लीजिए परत दर परत उसका नष्ट होते जाना, टूटते जाना, उसे कब कहते हैं संक्षारण या कोरोजन। देखिए बचने के उपाय क्या है, तो ऐसा देखते हैं लोग, मतलब कह लीजिए मान लीजिए लोहा का अगर गेट वगैरह बना हुआ है, चलो उसको वायलिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कह लीजिए मशीन के पार्ट्स में ग्रीसिंग वगैरह करते हैं। देखिए इसमें वर्ड आता है, हम आगे पढ़ेंगे गैल्वनाइजेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि लोहा के ऊपर से हम जिंक का रखेगा, जिंक मेटल का ऊपर से कह लीजिए करंट के हेल्प से उस पर हम मतलब बाहर से हम चढ़ाते हैं परत, लेयर, लोहा के ऊपर जिंक का परत, उसी को हम कहते हैं गैल्वनाइजेशन। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था कल लीजिए बिहार बोर्ड में कि ये क्या होता है, तो कह लीजिए जब भी जिंक का हम चढ़ाए परत लोहे के ऊपर, ये हम लोग कहते हैं गैल्वनाइजेशन। चलिए अच्छा लास्ट टॉपिक विकृत गंधिता, RNCDT। देखिए हम ऊपर पढ़ रहे थे, सबसे कह लीजिए मेटल का, धातु का सड़ जाना। यहाँ मान सिंपली बात करेंगे भोजन या खाने का सड़ जाने के बारे में। देखिए लिखा हुआ है तेल है, ऑयल, वसा, फैट और ऑक्सीडाइज होके उपचयित होके उनके स्वाद में और गंध में कुछ चेंज चला आता है। ये जो प्रक्रिया है इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता, RNCDT। अब देखिए बचने का उपाय क्या है, तो कह रहा है हम खाना को मतलब जब वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर मतलब ऑक्सीजन का मतलब ठीक से पहुँच ना हो पाए, या सिंपली कह लीजिए हमको बचाना है उस चीज़ों को ऑक्सीजन से मिलने से, तो कैसे बचाएंगे। और प्रति ऑक्सीकारक, उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि जो ऑक्सीजन के जो कह लीजिए प्रभाव को रोकता हो। तो कह लीजिए
देखते हैं चिप्स वगैरह का आता है, पैकेट चिप्स है, कुरकुरे वगैरह देखिएगा उसमें गैस भरा आता है। कौन सा गैस रखेगा? नाइट्रोजन गैस। ये रोकता है ऑक्सीजन को आने से, यानी कि यह काम करता है ऑक्सीजन के खिलाफ, तो सब फूड बचे रह जाते हैं। फिर से कह रहा है वायुरोधी कह लीजिए बर्तन, जैसे समझे कह लीजिए एयर टाइट कंटेनर, यानी जहाँ पर हवा ठीक से न जा सके। फिर कह लीजिए तेल व मसाले, देखते हैं अचार वगैरह, देखते हैं अचार जल्दी खराब नहीं होता है, अचार पिकल्स, क्यों? तेल होता है, मसाले होते हैं, तो उनसे भी कह लीजिए हम उसको बचा सकते हैं। और लास्ट कह लीजिए कम तापमान, आपने आपने देखा होगा, कह लीजिए कम तापमान, कह लीजिए फ्रिज। देखते हैं काम क्या होता है कि वो खाने को मतलब ख़राब होने से बचाता है, यानी खरा है कि तो ये सब कुछ उपाय हैं जिनको अपना के हम खाने को बचा सकते हैं बर्बाद होने से। सिंपली कह लीजिए हम रोक सकते हैं रेसिडिटी को। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही, जितना भी दिया हुआ था आपको बता दिया गया। इससे बाहर से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है एग्ज़ाम के लिए, आपकी मर्ज़ी चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं फिर से बोलूँगा कि एक ही बुक को बार बार पढ़ें, इसके बजाय कि आप एक विषय के अलग अलग बुक पढ़ते हैं। रिवीजन कीजिए, अपना नोट तैयार कीजिए। कोरोना का माहौल है तो घर पे रहिए, तब बी सेफ, स्टडी वेल। एंड वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना हम ज़रूर कीजिए। और मैंने कहा था कि इंग्लिश के वीडियो के लिए एक चैनल है अकेडमी भिला, उसका अभी मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो के PDF चाहिए, मतलब जो मैंने नोट लिखा है और नोट चाहिए, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे, उसका लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूँगा। आपको सारे PDF जो भी मैं पढ़ाऊँगा आपको, उसके सारे PDF बुक का मतलब मेन बुक का ओरिजिनल कॉपी, नोट्स आपको सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उससे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। चलिए लास्ट में फिर से ऑल द बेस्ट, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।